नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा आज आप सभी को योगा का प्रोटोकॉल जो कि कोरोना के इस समय पे बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ आसन प्राणायाम ध्यान तो किए ही जाएं, उसका एक छोटा सा डेमो देने के लिए मौजूद है हमारे साथ ईशा जो हमें इसमें सहयोग करेंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, अंगूठा और पहली उंगली मिलाते हुए आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास भरिए और 3 बार ओमकार का उच्चारण। नमस्कार मुद्रा प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रगड़ेंगे और गरम गरम हथेलियां आंख व चेहरे पर। धीरे से खड़े हो जाएंगे सभी। ग्रीवा संचालन के लिए दोनों पैर सीधे कीजिए, दोनों हाथ साइड में रखेंगे थाइस के पास। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाइए, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाएं, जितनी ऊपर लेकर जा सकें, और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए। ठुड्डी को गर्दन में लगाने का प्रयास कीजिए। पुनः एक बार दोहराएं, श्वास भरें, गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं, श्वास भरिए पीछे और छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं। धीरे से बीच में आए। अब श्वास भरेंगे बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए बीच में आए, छोड़ते हुए बाईं तरफ। टर्न करेंगे अपनी गर्दन को, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ। धीरे से बीच में आके रुकिए। अब अपने कान को कंधे के पास लेकर जाएंगे। बीच में श्वास भरिए, छोड़ते हुए कान को कंधे की तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ लेकर जाएं। भरे बीच में, छोड़े दाईं तरफ, भरे बीच में, छोड़े बाईं तरफ। धीरे से बीच में आके रुकेंगे। अब ग्रीवा का संचालन करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को गोल घुमाइए, पीछे लेके जाइए पूरा, और छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप की तरफ। एक चक्र,
इसी तरह से दूसरा चक्र करें। लेकिन जिसके सर्वाइकल है, चक्कर आते हो, हाई बीपी हो, वो गोल गोल नहीं घुमाएंगे। तीसरा चक्र, विश्राम। अब दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज श्वास भरें और पीछे की तरफ लेकर जाएं, श्वास छोड़ें और धीरे धीरे चलाते चले जाएं। दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, अंतिम विश्राम। रिलैक्स, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियां खुली, रिलैक्स कीजिए, श्वास लें और छोड़ें। यस, अब दोनों पैरों में हल्की सी दूरी कर लें। स्कंद संचालन के लिए दोनों हाथों को साइड से ऊपर लाएं और कोहनी से मोड़ के कंधों पे रख दें। कंधों पे रख दें। अब शोल्डर रोटेशन है ये, इसको पीछे से लाएं, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए कोहनियों को मिलाते हुए नीचे लेकर आएं। चलते चले जाइए, श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे से नीचे। इस तरह से हमारे शरीर का व्यायाम, कंधों का व्यायाम हो रहा है। वार्म अप बहुत जरूरी है, ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, इससे हमारा शरीर वार्म अप हो जाता है। रुकेंगे बीच में आकर, अब आगे से घुमाएंगे, श्वास भरें, कोहनियां मिलाते हुए ऊपर लेके जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को पीछे से लेकर आइए, श्वास भरिए ऊपर और पीछे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। अंतिम बार करेंगे, श्वास भरें और श्वास छोड़ें, धीरे से साइड से हाथों को नीचे ले आए। विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ कीजिए, श्वास लीजिए और छोड़िए। यस, कटी संचालन के लिए हल्के से पैरों में शोल्डर्स जितनी दूरी और कर लें। अब ये दोनों हाथों को कंधों की सीध में लेकर आए, सामने से आगे। अब श्वास भरे यहीं और छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे। अपने कंधे के हाथ, हथेली को कंधे की तरफ ले जाएं, धीरे से श्वास भरते हुए बीच में आए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड ले जाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए, छोड़ते हुए दूसरी साइड ले जाएं, भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड ले जाएं, भरते हुए बीच में आए, छोड़ते हुए दाईं तरफ, भरें बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ और धीरे से बीच में आए और हाथों को नीचे ले आए। विश्राम, हाथे पैर पास में, हल्के रिलैक्स कीजिए, पूरा शरीर रिलैक्स करें। अब बारी आती है आसनों की। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिला लीजिए, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाइए। अभी दोनों हाथों को अपने सामने से ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए ऊपर की ग्रिप बना लें। धीरे से चेस्ट ऊपर, हाथ ऊपर, चेस्ट ऊपर, शरीर का मध्य का भाग ऊपर और अब धीरे धीरे एड़ियां भी ऊपर उठा लीजिए, होल्ड कीजिए ऊपर, रोकें, श्वास लेते छोड़ते रहें। धीरे से एड़ियों को जमीन पे लाएं, हाथों को नीचे ले आएं। एक बार पुनः इसे दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे से ऊपर ले जाएं, हाथों की ग्रिप बनाएं, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, साथ में एड़ियों को भी ऊपर उठा लीजिए। उठाइए उठाइए, रोक कर रखें, जितनी देर इजीली रुक सकते हैं रुके रहें, यहीं पर श्वास सामान्य रखें। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। विश्राम, रिलैक्स कीजिए। अंतिम बार एक और करेंगे। फिर से श्वास भरिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। पूरा शरीर सजग होना चाहिए। स्ट्रेच करके रखिए एड़ियों को ऊपर, हाथों को ऊपर और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। विश्राम, रिलैक्स कीजिए।
गहरी श्वास ले छोड़े, पैरों में थोड़ी दूरी कर लें, रेस्ट कीजिए। इनहेल एक्सहेल करते रहें, श्वासों को सामान्य रखें। यस। पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए दोनों पैर मिलाकर रखें। अभी दोनों हाथ सामने से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, ऊपर। और अब श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए, पैरों की तरफ। श्वास भरे, आगे स्ट्रेच करते हुए नीचे नीचे, बस होल्ड करके रखिए, रुके रहें। यहीं पर श्वास लेते और छोड़ते रहें। कुछ देर इसी तरह से रुके रहें। अपने घुटनों को ऊपर की तरफ धक्का मारें, थाइस को ऊपर की तरफ धक्का मार के रखें। अभी श्वास भरते हुए ऊपर आइए, इसी तरह से आगे से, और धीरे से हाथ नीचे, विश्राम। इसे एक बार पुनः दोहराएंगे। दोनों हाथ आगे लीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए आगे स्ट्रेच करते हुए नीचे जाइए। कोशिश करें आपके हाथ नीचे लग जाएं, होल्ड करके रखिए। उसके बाद आसन का मतलब है स्थिरता पूर्वक रुके रहना। जहां पर भी आप रुक सके, कोई जरूरी नहीं है जमीन पे पहली बार पे आ जाएं, वहीं पे रुके जहां आप कंफर्टेबल हैं। होल्ड करके रखिए, यहीं पर
तो आइए अब बढ़ते हैं पीठ के बल करने वाले आसनों की तरफ। लेट जाएंगे पीठ के बल, पैर सीधे कीजिए, सिर उधर की तरफ ले जाएं। धीरे से हथेलियां थाइस के पास जमीन पर जंघाओं पर चिपका दें, जंघाओं के नीचे जमीन पर चिपका दें। दोनों पैर घुटनों से मोड़ लें। सेतु बंधासन के लिए दोनों पैर घुटनों से मोड़ें। अपनी एड़ियों को अपने हिप्स के पास जितना ला सके लाएं। अब धीरे से हथेलियों को एड़ियों के पास रखें और कमर को अधिक से अधिक ऊपर उठा दें। ठुड्डी को गर्दन में लगाएं और ऊपर उठाकर रख लें। सेतु बंधासना जिस तरह से है एक ब्रिज पोज की तरह है और यह हमारी नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना रहा है, फेफड़ों में फ्रेश ऑक्सीजन भर रहा है, बहुत फायदेमंद, पैरों की ताकत बढ़ाता है, कमर के दर्द को दूर करता है। यहीं पर श्वास लेते और छोड़ते रहिए। कुछ देर इसी तरह से रुकेंगे और धीरे से नीचे आएंगे। कमर को जमीन की तरफ दबाएं और ढीला छोड़ें। पैरों में थोड़ी सी हल्की दूरी रख लीजिए। घुटनों में, पंजों में थोड़ी हल्की और दूरी कर लें। बस अब धीरे से कमर को ऊपर उठाएं। पुनः ऊपर, जितना ऊपर उठा सके। ठुड्डी गर्दन में लग गई है। थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के लिए भी फायदेमंद। हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। साथ में मूल बंध लगाइए। एनस वाले पार्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। रुके रहें यहाँ पर श्वास लेते और छोड़ते हुए। सजग रहें अपने हर एक अंग के प्रति। किसी भी अंग को ढीला नहीं छोड़ें, यहाँ तक कि हथेलियों को भी नीचे जमीन पे अच्छे से चिपका के रखें। धीरे से नीचे लाएं, कमर को जमीन पे दबाएं और ढीला छोड़ें, दबाएं और ढीला छोड़ें। अंतिम बार करेंगे। श्वास भरिए, ऊपर उठाइए, रोक कर रखिए, रुके रहें यहीं पर, श्वास लेते छोड़ते रहें। आसन के प्रति सजग, कहाँ कहाँ इफेक्ट आ रहा है, कहाँ कहाँ तनाव पड़ रहा है, कहाँ पर मेरे इफेक्ट आ रहा है, उसे देखें, फील करें। अब धीरे से नीचे की तरफ लाएं, दबाएं कमर को और धीरे से पैर सीधे। विश्राम, हथेलियां खुली, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। ये विश्राम अवस्था है। लेट कर पीठ के बल आराम से रिलैक्स कीजिए और नेक्स्ट आसन की तैयारी करते हैं। पवन मुक्तासन। तो हम पहले अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैर सीधे कीजिए, दोनों हथेलियां थाइस के पास जमीन पे चिपकाइए। अब दायां पैर ऊपर उठाइए 30 डिग्री पर, होल्ड करके रखें और अब धीरे से पेट, घुटने को मोड़ते हुए पेट की तरफ ले जाएं और अपने दोनों हाथों की ग्रिप बनाइए और घुटने को पेट की तरफ दबाएं। रुके रहें यहीं पर, श्वास लेते छोड़ते जाएं। रुके रहिए। दूसरा पैर नीचे जमीन पर चिपका के रखें। रुके रहें। जिनकी कोहनियां ग्रिप में नहीं आती है, सिर्फ हथेलियों से ग्रिप बना के रख सकते हैं। हाई बीपी, बैक एक, सर्वाइकल, सिर नीचे रखिए। बाकी के लोग सिर को ऊपर उठाएं और ठुड्डी को अपने घुटने से लगा कर रखें। रुके रहें। पवन मुक्तासन जैसा का आसन बता रहा है, गैस्ट्रिक ट्रबल में बहुत फायदेमंद, पेट को कम करने में बहुत फायदेमंद, कमर के दर्द को दूर करने में फायदेमंद। धीरे से नीचे, हाथ ढीले, पैर सीधा, नीचे, विश्राम। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। इसी आसन को लेफ्ट लेग उठाइए, होल्ड कीजिए, घुटने को पेट की तरफ लेकर जाइए, दोनों हाथों की ग्रिप बनाइए। हथेली की ग्रिप लग जाए अच्छी बात, और आगे कोहनी की ग्रिप लग जाए और भी अच्छी बात। पंजा बिल्कुल सीधा रखिए, ठुड्डी को घुटने से लगाइए। हाई बीपी, बैक एक, सर्वाइकल, सिर ऊपर नहीं उठाएंगे, इस प्रिकॉशन का ध्यान रखिए। जहाँ श्वास लेने में तकलीफ हो रही है वो लोग भी सिर को ऊपर नहीं उठाएंगे। सिर को नीचे रखो और नीचे करके होल्ड करके रख सकते हो, सिर नीचे रख के रखो। इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। अब जंघा को जमीन पे, घुटना जमीन पे चिपका के रखें।
धीरे से हाथ को ढीला छोड़ें, पैर नीचे, विश्राम, रिलैक्स, शीत है। अब जो लोग इसको एक एक पैर से ही कर रहे हैं, एक एक पैर से करें। जो लोग दोनों पैर से कर पा रहे हैं, दोनों पैर घुटनों से मोड़ लें सीधे और दोनों घुटनों को दोनों हाथों की ग्रिप में बांध लें, सिर नीचे। हाँ, रुके रहें इस तरह से, इस अवस्था में रुके रहें, श्वास लेते छोड़ते रहें, रुके रहें। जो इसमें कंफर्टेबल है इसमें कंफर्टेबल रहें। बाकी के लोग अपने सर को ऊपर उठाते हुए ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में लगा के रखिए, होल्ड कीजिए, रोक के रखिए। हाई बीपी, बैक एक, सर्वाइकल, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। नीचे रखें, धीरे से सिर नीचे, हाथ ढीले नीचे, पंजों को जमीन पे रखें और फिर नीचे ले आए। विश्राम, हथेलियाँ खुली, आंखें बंद, शरीर शांत और शीतल कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। हर आसन के बाद एक गैप होना जरूरी है, रिलैक्सेशन होना जरूरी है। अपने शरीर को शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी है कि हम अगले आसन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब घूमेंगे पेट के बल। अब हम पेट के बल किए जाने वाले आसन करेंगे। उसके लिए पेट के बल आ जाएं, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, आराम से विश्राम कीजिए, अंगूठा अंदर, उंगली एड़ियां बाहर, विश्राम अवस्था। अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों पैर सीधे कीजिए, दोनों हथेलियां सीने के पास लेकर आइए। अभी श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट को, सिर को सबको ऊपर उठाएं और ऊपर होल्ड करें, कान को कंधे से दूर कर लें और रुके रहें इस अवस्था में, श्वास लेते और छोड़ते रहें। भुजंग आसन इस समय पर बहुत ज़्यादा ही लाभकारी है। चेस्ट एक्सपैंड कीजिए, हल्का सा आगे सरक सकते हो तो हल्का सा आगे सरकिए और रुके रहें। हर एक अंग को सजग करके रखिए। चेस्ट बाहर है, श्वास, फेफड़े मजबूत होते हुए, कंधे मजबूत होते हुए, रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल बनती हुई, डर, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर होता हुआ। धीरे से नीचे की तरफ आए, श्वास छोड़ते हुए। जब भी हम किसी भी आसन में रुकते हैं वहां पर श्वास सामान्य रखी जाती है। इसे पुनः एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास, दोनों पैर सीधे, दोनों हथेलियां पुनः सीने के पास, श्वास भरते हुए ऊपर ऊपर और रुके रहें, कान कंधे से दूर रखें, रुके रहिए, थोड़ा सा आगे सरकें और चेस्ट एक्सपैंड करने का प्रयास कीजिए। बिना तनाव के रुके रहें। धीरे से नीचे, विश्राम, रिलैक्स, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, आराम से गर्दन दाएं बाएं जैसे भी रेस्ट करें। इनहेल एक्सहेल। पेट के बल किए जाने वाला आसनों में लास्ट आसन शलभासन। दोनों हथेलियां पैर सीधे रखिए, दोनों हथेलियां थाइस के नीचे रखिए, दोनों पैर सीधे रखिए। अब ठुड्डी को जमीन पे लगा के रखें, राइट लेग को ऊपर उठाइए अर्ध शलभासन के लिए। घुटना सीधा रहेगा, बिल्कुल अंगूठा पॉइंटेड रहेगा, ठुड्डी जमीन पर लगा के रखिए, रुके रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहिए, रुके रहें, ब्रीथ करते रहें, 2-3 श्वासों तक यहीं पर रुकें, फिर धीरे से नीचे ले आए। इसी आसन को दूसरे पैर से करेंगे। उठाएं बायां पैर, जितना ऊपर उठा सकते थाई से, घुटना सीधा कीजिए, अंगूठा पॉइंटेड रखिए, यहाँ पर रुके रहें 2-3 श्वासों तक। ये हमारी कमर को बैलेंस करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पैरों को मजबूत बनाता है। धीरे से नीचे ले आए, विश्राम, रिलैक्स, हाथों को बाहर ले आए, रिलैक्स कीजिए, आराम से एक रेस्ट। पुनः इसी आसन को एक बार और दोहराएंगे।
दोनों हथेलियां थाइस के नीचे रखिए, ठुड्डी जमीन पर, राइट लेग ऊपर उठाइए, दायां पैर होल्ड कीजिए। धीरे धीरे आप चाहे तो 10 गिनती तक रुक सकते हैं, अपने मन के अंदर 10 गिनती गिनिए और रोक के रखिए। अपनी समय सीमा को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाइए धीरे धीरे और रुके रहें। धीरे से नीचे लाएं, चेंज करें, दूसरा पैर ऊपर उठाइए, रुके रहिए यहाँ
नमस्कार। इस परिस्थिति में हर व्यक्ति की ये जिज्ञासा है कि मैं कोरोना से बचा रहूं, कोरोना से उबर भी गया हो तो भी मेरा खान पान कैसा रहे। इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आज हम ये परिचर्चा करने जा रहे हैं। बहुत लोग अभी कोरोना से बचे हुए हैं और बचे भी रहने चाहिए। उनको सावधानी की ज़रूरत है, ख़ासतौर से खान पान के विषय में। कुछ सामान्य सी बातें जो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, उबर चुके हैं, उनके लिए भी, और जो कोरोना से बचे रहना चाहते हैं उनके लिए भी इन सामान्य बातों का भी हम जिक्र करेंगे, और जो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं उनके बारे में भी विचार करेंगे। एक तो खान पान के विषय में, भोजन के विषय में हमारी दृष्टि क्या है, इसका भी फिर से स्मरण कर लेना चाहिए। वास्तव में हम जो भोजन करते हैं यह कोई मशीन में दिया जाने वाला डीजल, पेट्रोल या फ्यूल नहीं है, न ही यह पेड़ों की जड़ों में दिए जाने वाला खाद मात्र है। हमारा उपनिषद तो ये कहता है कि हम जो भोजन कर रहे हैं वास्तव में यह एक यज्ञ है, और इसीलिए अन्न को ब्रह्म कहा गया है, और इस ब्रह्म की साधना है। ब्रह्म का, ब्रह्म के लिए ही जो अर्पण हम करने जा रहे हैं वास्तव में वही भोजन है। और ये भी कहते हैं कि आहार जैसा होगा, भोजन जैसा होगा, वैसा ही हमारा मन होगा। तो मन की शुद्धि के लिए भोजन की शुद्धि, आहार की शुद्धि भी आवश्यक है। इसलिए शुद्ध आहार, शुद्ध का मतलब स्वच्छता भी ध्यान रखनी चाहिए और पवित्रता भी ध्यान रखनी चाहिए। केवल पवित्रता यानी भोजन के घटकों की पवित्रता ही नहीं, आहार के अर्जन के लिए जुटाए गए धन का भी पवित्रीकरण, उसका शुद्धिकरण भी आहार के संदर्भ में आवश्यक है। ये तो बात हो गई थोड़ी दार्शनिक किंतु व्यावहारिक भी। लेकिन वर्तमान समय में जब कोरोना से सब लोग त्रस्त हो रहे हैं, तब किन किन बातों का खान पान के विषय में ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। भोजन के विषय में 4 बातों पर खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। 1, कब खाएं, 2, कितना खाएं, 3, क्या खाएं, और 4, कैसे खाएं। इन बातों का यदि हम विचार कर लेते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, और आ गई है बीमारी कोई तो उसका निवारण भी कर सकते हैं। बीमारी से मुक्त भी हो गए हैं तो बीमारी के मुक्त होने के पश्चात शरीर को पुनः रिहेबिलेट करने के लिए भी इस सामान्य आहार से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कब खाना। कब खाने के संदर्भ में हमारे यहाँ कहा गया है कि दिन भर के 2 मुख्य भोजन होते हैं, सुबह और शाम। अब अपनी सुविधा, अपनी आवश्यकता, अपनी परंपरा के अनुसार हम 2 समय 2 मुख्य भोजन करते हैं, लेकिन उन 2 मुख्य भोजन के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतराल कम से कम होना चाहिए। यह अंतराल भोजन करने वाले व्यक्ति की अग्नि के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है। तो फिर इस समय में 2 मुख्य भोजन के अलावा, चूँकि दिन बड़े हैं, रात छोटी है भी, तो 2 भोजन से काम चलता नहीं है। और वैसे भी जब वे कहते हैं कि सुबह का पहला भोजन हर हालत में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कर लेना चाहिए, तो रात का भोजन अगर 6 से 8 के बीच में करते हैं तो इन दोनों भोजन के बीच में बड़ा अंतराल रहता है। इसलिए इस मध्यांतर में कुछ चीज़ें और उपयोग करनी चाहिए। हम राजस्थान जैसे क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ तो पारंपरिक रूप से भी इन गर्मी के दिनों में बहुत से ऐसे विकल्प हैं जिनका हमको सेवन करना चाहिए। उसका हम जिक्र करेंगे क्या खाना इसके अंतर्गत। लेकिन कब खाना, यानी पहला मुख्य भोजन हर हालत में हमको 9 बजे से 12-20 बजे के बीच में कर लेना। मध्याह्न में, दोपहर के बीच में 3 से 5 बजे के बीच में जैसी भूख, जैसी ज़रूरत, जैसी उपलब्धता, उसके अनुरूप कुछ खा लेना चाहिए। और शाम का भोजन हर हालत में 6 से 9 के बीच में कर ही लेना चाहिए। तो ये तो हुआ कब खाना। दूसरा प्रश्न आता है क्या खाना। क्या खाने के संदर्भ में हम अपनी परंपराओं से थोड़ा कट गए। अभी वर्तमान में 30 साल 40 साल पहले हमारी थाली के जो घटक हुआ करते थे, दिनों दिन उनमें परिवर्तन आते जा रहा है। हमको फिर से उधर लौट जाने की ज़रूरत है। इस समय में क्या खाना इसके अंतर्गत प्राय हर घर में हर 12 महीने हमारी थाली की डिज़ाइन एक ही तरह की होती है। वही गेहूं की रोटी, वही दाल, वही सब्जियां। तो ऐसे में कम से कम जो क्षेत्रीय धान्य हैं उनको भी हमें अपने नियमित थाली में शामिल करना चाहिए। गेहूं के अलावा जौ है,
ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कभी कभार चावल भी है। जो नियमित उस क्षेत्र के रहने वाले लोग नहीं हैं उनको चावल भी कभी कभार काम लेते हैं, तो हर्जा नहीं है। तो जो छोटे धान्य हैं या जो मोटे धान्य हैं उनकी पोषकता निश्चित रूप से असंदिग्ध है, बहुत लाभदायक रहती हैं। और मारवाड़ क्षेत्र में तो बाजरी 12 महीनों खाते हैं। तो जहाँ जिस चीज़ की उपलब्धता हो, जो जहाँ पैदा हो, तो वहाँ जौ को थाली में शामिल करें। ज्वार, मक्का या बाजरा जहाँ शामिल होते हैं वहाँ इनको शामिल करें। तो धान्य में तो ये हो गया कि इनको नियमित रूप से शामिल करें। इनकी पोषकता निश्चित रूप से आज विज्ञान का जगत भी मानने को लगता है। हमारे यहाँ खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बिना छाछ के खाना पूरा होता नहीं है। तो छाछ नियमित रूप से जो लोग लेते हैं उनको सहज रूप से प्रोबायोटिक मिलते हैं, जिससे शरीर की रोग क्षमता बढ़ती है। लेकिन इस मौसम में जब व्यक्तियों को गले में खराश, खांसी, जुकाम ये हो रहा है, तो ऐसे में प्रायः छाछ से उनको परहेज करने के लिए कहा जाता है। लेकिन लंबे समय से छाछ खाने के जो अभ्यासी हैं, जो नियमित रूप से छाछ का सेवन करते हैं, उनके लिए छाछ के बिना रह पाना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में छाछ का थोड़ा संस्कार यदि कर लेते हैं, थोड़ी पतीली गर्म की, उस पतीले में अजवाइन है या राई है या हींग है, इनको ड्राई सूखा ही छोंक लगा करके हल्की सी छाछ को गर्म कर ली, निवाई कर ली, तो फिर उसका शीत दोष जब चले जाता है तो छाछ के कारण जो होने वाले नुकसान है वो तो होंगे नहीं, उससे होने वाले लाभ जरूर मिलेंगे। तो छाछ और दूध, इनमें से जो जैसी उपलब्धता हो, खासतौर से जो बीमारी से उठे हैं उनके लिए दोनों चीज़ आवश्यक। नियमित रूप से प्रोटीन तत्व की शरीर की पूर्ति के लिए दाल खाना आवश्यक है। दालों में भी जिन लोगों की अग्नि बंद है वे प्रायः छोटी दालें, मूंग, मोठ, मसूर, इनको उपयोग में लें। जिनकी अग्नि ठीक है वे इन 3 दालों के अलावा चना, छोला, राजमा, इनका उपयोग भी कर सकते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग दालों का प्रयोग कर सकते हैं, एक साथ मिलाकर इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मौसम में आने वाली जितनी सब्जियां हैं, बदल बदल कर उन सब्जियों का उपयोग करें। जैसा मैंने कहा कि 2 मुख्य भोजन के अलावा भी बीच में दिन बड़ा होने के कारण कुछ न कुछ खाने की इच्छा होती है, भूख भी लगती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ तो परंपरा से चने और जौ की धाणी, यानी चने के भूंगड़े और जौ की धाणी, इनको खाने का प्रचलन है। 1 कटोरी भर के हम उनका सेवन कर सकते हैं। साथ में कुछ ग्लूकोज भी जाए तो गुड़ थोड़ा ले सकते हैं, या गुड़ या शक्कर उसके साथ ले सकते हैं, या मिश्री उसके साथ ले सकते हैं। जो रोगी डायबिटिक नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा एक समय में कोई तो भी मौसम के जो फल उपलब्ध हैं, इन दोनों में तरबूज खूब आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, पके हुए काचरे आ रहे हैं, इन चीज़ों को भी हमारे खाने में नियमित रूप से शामिल करना चाहिए। तो शरीर को जो पोषक तत्व हैं वो इनसे हमको प्राप्त होते रहेंगे। तो नियमित रूप से दाल का सेवन, मौसम में आने वाली सब्जियों का सेवन, अपने क्षेत्र के हिसाब से जो सब्जियां पैदा होती हैं उनमें शामिल करने की ज़रूरत है। दूर देश में कहीं पैदा होने वाली सब्जियों के और फलों के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास के क्षेत्र में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, पैदा होती हैं, सहजता से मिल जाती हैं, तो उनका उपयोग करना। तो क्या चीज़ें हमारे आई कि एक तो गेहूं के अलावा जो अन्य धान्य हैं उनको शामिल करें, नियमित रूप से उपलब्ध दालों का सेवन करें, मौसम की उपलब्ध सब्जियों का नियमित सेवन करें, छाछ नियमित ले सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति जिनको गले की खराश, जुकाम, सर्दी है, वो थोड़ा सा छाछ का संस्कार करके ले सकते हैं। नियमित रूप से दूध लें, और अपने बीच के अंतराल में खाने के लिए फल कुछ हो सकते हैं, कुछ रोस्टेड, कुछ भुने हुए धान्य, धानी, भूंगड़े ऐसे हो सकते हैं। इनका प्रयोग खाने के रूप में हमको करना चाहिए। तो क्या खाना ये हो गया, कब खाना ये हो गया, कितना खाना, इसके लिए एक कोई थंब रूल, कोई एक नियम नहीं है। एक वैज्ञानिक सिद्धांत आयुर्वेद का है कि व्यक्ति खाए हुए भोजन को अगले खाने के समय तक आसानी से पचा ले, उतनी मात्रा उस व्यक्ति के लिए ठीक रहती है। तो ऐसे में भोजन के साथ कुछ तरल द्रव्य के लिए, छाछ के लिए, पानी के लिए जगह छोड़कर फिर पचाने के लिए 1/3 जगह छोड़ करके उतना खाना लिया, और अगला भोजन काल आने तक ठीक प्रकार से हजम हो जाए, उतनी मात्रा का भोजन सेवन करना चाहिए। इस ऋतु के हिसाब से साधारणतः अग्नि मंद रहती है। जो लोग बीमारी से उठे हैं उनकी अग्नि और मंद रहती है। तो ऐसे में उन लोगों को अपनी पाचकाग्नि का ध्यान रखते हुए फिर आहार की मात्रा, भोजन की मात्रा तय करनी चाहिए कि खाना खाने के बाद भारीपन नहीं आए,
आलस न आए और आसानी से अगला भोजन काल आने तक उसका हाजमा हो जाए, इतनी मात्रा भोजन की हमको लेनी चाहिए। तो क्या खाना, कब खाना, कितना खाना। चौथी बात आती है कैसे खाना। तो कैसे खाने में आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, दूरदर्शन है, तो भोजन करते समय भी मोबाइल हाथ में हैं, टीवी देखते हुए भोजन कर रहे हैं। आयुर्वेद कहता है कि तन मना भुंजित है, भोजन करते समय भोजन के हर एक दाने को प्रभु का प्रसाद मानते हुए, जैसे हम कहते हैं यज्ञ करते समय, आहुति देते समय मंत्र का ध्यान करते हैं और अंत में स्वाहा ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही हम खाना खा रहे हैं, ये यज्ञ है यदि, तो जो आहुति हम डाल रहे हैं उसमें हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो आहार के, कौर के, भोजन के हर घटक का हमको स्मरण, ध्यान, उसकी प्रशंसा करते हुए जब हम उस भोजन को करते हैं तो हमारे एक कहा जाता है कि खाने का अंग लगना, रस बनना, ये तभी संभव है जब हम उस गुणवत्तापूर्ण खाने को रुचिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, उसी में मन लगाकर जब सेवन करते हैं तो उसके कण कण का लाभ शरीर में रस बनेगा और रस का पूरा लाभ शरीर की समस्त धातुओं को मिलेगा। तो कैसे खाना, यानी पूरी तरह से ध्यान दे करके ताज़ा भोजन करना, समय पर भोजन करना, मात्रा से भोजन करना, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम भोजन का ध्यान रखते हैं तो फिर हम इन सब बातों से जो आहार का पूरा शरीर को लाभ मिलता है, बल बढ़ेगा, ओज बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगी और उसके आधार पर शरीर का पोषण होगा, शरीर में रोग क्षमता जो बढ़ेगी, उसके लिए भी कुछ चीज़ें हमें जरूर देना आवश्यक है। अभी इस सीज़न में रोग का जब भयावता फैल रही है तो बचने के लिए भी आधुनिक चिकित्सक भी इसके लिए कहते हैं कि विटामिन सी का प्रयोग करें। हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में आंवला आसपास होता है, तो ये नियम बना लें कि छाछ जो लोग लेते हैं उनको प्रोबायोटिक मिल रहा है, दूध से पोषण मिल रहा है, बदल बदल कर धान्य खा रहे हैं, लेकिन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ जिसको जैसी उपलब्ध हो। एक आंवला यदि किसी को मिलता है तो प्रतिदिन एक व्यक्ति को रोज़ सेवन करना। यदि आंवला नहीं है, संतरा मिलता है तो संतरे का सेवन करें। संतरा आंवला दोनों ही नहीं मिलते हैं तो कम से कम नींबू सर्व सुलभ है, एक नींबू प्रतिदिन सेवन करना। जिनको भूख कम लगती है वो नींबू में काली मिर्च और नमक गोद कर गर्म करके फिर चूसें, तो जीभ में जो स्वाद के अंकुर हैं वो भी खुलेंगे, भोजन में रुचि पैदा होगी और विटामिन सी की पूर्ति भी होगी। जिन लोगों को ऐसी कोई समस्या नहीं और हेल्दी व्यक्ति हैं वो पानी में ले सकते हैं, लेकिन गले की खराश समस्या, खांसी, जुकाम जिनको है वो उसको गुनगुने पानी में या गर्म पानी में नींबू के रस के साथ थोड़ा मीठा और नमक डालकर, भुना हुआ जीरा डालकर, पुदीना डालकर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो नियमित रूप से दाल, नियमित रूप से छाछ, नियमित रूप से मौसम की सब्जियाँ और कोई एक इन 3 फलों में से जो उपलब्ध हो उसका सेवन यदि हम नियमित रूप से करते हैं तो हम आज इस पेंडेमिक में, ये जो महामारी की एक भयावहता आई हुई है, हम अपने आहार के माध्यम से ही इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। मौसम के अनुरूप या कोरोना की पेंडेमिक के लिए जो जो सलाह दी गई है उस पूरी सलाह का पालन करते हुए हम हमारे घर में, हमारे आसपास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनका सेवन करते हुए हम इनसे बच सकते हैं। नियमित रूप से दूध गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, जिसको जितना मिलता हो, 1 कप भी यदि मिलता है, खासतौर से रोग से उठे हुए व्यक्ति को तो निश्चित रूप से उपलब्ध कराना ही चाहिए। उसे उसमें आधा चम्मच उसकी स्थिति के अनुसार हल्दी पाउडर उबाल करके हल्का सा फिर उसको पिलाते हैं तो जो उसका श्वसन संस्थान है उसके लिए भी लाभदायक रहेगा, हृदय को बल देगा, अग्नि को ठीक करेगा, शरीर का पोषण करेगा। तो इन न्यूनतम बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम हमारे खान पान को बनाए रखते हैं तो इस मौसम में हम बीमारी से बचाव भी कर सकते हैं। बीमारी से अगर निवृत्त हो चुके हैं, बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, तो फिर से बल प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करके इनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। आपको इन सब का पालन करने के लिए बहुत बहुत आह्वान करता हूँ। किस प्रकार के शंका शुबा हो तो हमारे कार्यकर्ता जो आपसे संपर्क में हैं उनसे लेकर इसको फिर से पुष्टि कर सकते हैं। बहुत धैर्य के साथ सुनने और अपनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।